बूंदी के इस किले का निर्माण करवाया है हाड़ा राजपूतों ने, जो स्वयं को अग्निकुलिक कहते हैं। वास्तव में वे उन चौहानों के वंशज हैं जो उत्तरी भारत में मोहम्मद गोरी के आक्रमण के बाद राजस्थान आए और उन्होंने यहाँ नए राज्यों की स्थापना की। बूंदी इनमें से एक है। बूंदी का यह किला राजपूत भवन निर्माण कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। इस पर मुगल या इस्लामी छाप बहुत कम देखने को मिलती है। इसकी सजावट की गई है छतरियों से और बावड़ियों से, हौदों से। इस किले की कल्पना एक ऐसे भवन के रूप में की गई थी जिसकी प्राचीरें पहाड़ी पर पसरी पड़ी हों, एक तारे की भुजाओं की तरह। इसीलिए इसका नाम पड़ा तारागढ़। राजस्थान में जयपुर से 215 किलोमीटर दूर हाड़ौती इलाके में बसा बूंदी शहर तारागढ़ किले के लिए मशहूर है। इस किले का निर्माण 14वीं सदी के मध्य में हुआ। इसके रक्षक मुगल बादशाहों के दोस्त मनसबदार हाड़ा राजपूतों का लोहा काबुल से लेकर दक्खन तक सभी मानते थे। राव देवार ने 1298 ईस्वी में इसकी स्थापना की, लेकिन बाद में सामरिक दृष्टि से एक अभेड़ दुर्ग की जरूरत पड़ी। तो जो आवश्यकता होने पर राव राजा वरसिंह ने 1354 में 1426 फुट की पहाड़ी के ऊपर ये इस दुर्ग का निर्माण करवाया। और बाद में जयपुर के जो फौजदार थे दलेल सिंह, उसने इसकी प्राचीर बनाई। इतिहासकार फरिश्ता के अनुसार मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी ने 3 बार तारागढ़ पर हमला किया और उस पर कब्जा कर लिया। 17वीं सदी में बूंदी के राजपूतों ने मुगलों के साथ सुलह कर ली और उनकी सल्तनत का हिस्सा बन गए। इसके बाद किला लंबे समय तक निरापद रहा और बूंदी सुख शांति और समृद्धि के लिए मशहूर हुआ। It was also one of the most curiously built forts. It's built in sections, coming into the gorge of a mountain, unlike most Rajasthan forts. Even the palace is built at the peak so they could see for miles. This is built tucked in along the hillside, so it's a completely different philosophy and perhaps sought protection within the valley. किले की हिफाजत के लिए पहाड़ी इलाके की भौगोलिक स्थिति का बखूबी इस्तेमाल किया गया है। तीन ओर खड़ी पहाड़ियां इसका कुदरती कवच हैं। किले तक पहुंचने के लिए चढ़ाईदार रास्ते को रोकती मोटी मजबूत दीवार है। पहाड़ी के साथ साथ घूमती प्राचीरों की कतारें बहुत बड़े इलाके को अपने घेरे में समेटे हुए हैं। तलहटी से चोटी तक किले में भवन बने हैं। ऊपर वाले हिस्से की रखवाली के लिए ऊंचे बुर्ज बने हैं। बोलता जा रे दिल खोलता जा जा रे बोलता जा रे दिल खोलता 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 जा। बूंदी के किले में बहुत सारे खूबसूरत महल हैं, जिन्हें हिंदू राजपूत भवन निर्माण कला का बेहतरीन नमूना समझा जाता है। इन महलों का निर्माण बूंदी के अलग अलग शासकों ने करवाया और इमारतों का यह समूह कई सदियों में पूरा हुआ था। इसीलिए
इनमें अलग अलग शैलियों के दर्शन होते हैं। One of the architectural features that Bundi and then also the Mewar area were the jutting out balconies. Even at Mehrangarh, Jodhpur. Basically anywhere where you have a hilly terrain and you're adding a palace and then you need the air. And so you have a jharokha or a balcony that is jutting out in such a way, and then it was embellished with columns and other things. बूंदी के किले में बने सभी भवनों में खुले दालानों और झरोकों का बड़ा खूबसूरत इस्तेमाल किया गया है। रिहायशी कमरे इनके चारों ओर बने हैं। यहां बैठी महिलाएं आंगन और दालान में हो रहे जलसों एवं उत्सवों का आनंद उठा सकती थीं। Fort itself is not imposing. The historic fabric very well integrates with the fabric of the city, you know, the kind of jharokas, the projections, the architecture. So it just seems like it's emerging out of the city architecture and, you know, just at a different level. किले में प्रवेश के लिए अनेक द्वार हैं। हतिया पोल नाम का दरवाजा सीधे शहर की ओर खुलता है। इसकी दीवारें काफी मोटी हैं और नक्काशी तथा चित्रों से सजी हैं। कुल मिलाकर यह दरवाजा कोमल कलात्मक छाप छोड़ता है। आगे जाने वाला रास्ता सकरा होता जाता है। तारागढ़ के इस किले का निर्माण करवाया गया था एक ऊंची पहाड़ी पर। इर्द गिर्द फैला था एक घना जंगल और इसी कारण आक्रमणकारी को यहाँ हमला करने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। इसी कारण बूंदी का यह किला और यह शहर बचा रहा है उस ध्वंस से जो हमें अन्यत्र देखने को मिलता है। यहाँ के शासक बहुत दूरदर्शी थे। उन्होंने अकबर के साथ एक सुलह की थी और उसके बाद निरापद रख सके थे अपनी रियासत को। सुख और समृद्धि के कारण वह आश्रय दे सके कलाकारों को, साहित्यकारों को, और बूंदी प्रसिद्ध हो गई एक जगमगाते नक्षत्र के रूप में। रानियों के निवास वाला स्थान जनाना महल नाम से जाना जाता है। यहां दीवारों पर बने चित्र काफी बड़े हैं। आज यह पूरा खंड वीरान और उदास नजर आता है और किसी की रुचि इसकी देख रेख में नहीं लगती। अनिरुद्ध महल का निर्माण 17वीं सदी के तीसरे चरण में हुआ था। इसके दो हिस्से हैं। एक खंभों वाला गलियारा जिसके साथ साथ छोटे छोटे कमरे बने हैं और एक खुला दालान जिसकी शोभा फव्वारे बढ़ाते हैं। इस महल की छत और दीवारों पर गीत गोविंद के दृश्य, रामायण के कथानक एवं पात्र तथा दरबारी राजसी जीवन की गतिविधियां दिखलाई गई हैं। यह महल भी दूसरे महलों की तरह उपेक्षित है। बूंदी के किले के निर्माण के लिए जिन पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है वे बेहद कठोर हैं, जिन पर नक्काशी करना कभी भी आसान नहीं होता। और शायद यही कारण है कि किले और महल की सजावट के लिए नक्काशी से कहीं अधिक इस्तेमाल किया गया है रंगीन चित्रों का।
जो चित्र यहाँ दीवारों पर देखने को मिलते हैं, उनके अलावा यहाँ मध्ययुगीन मिनिएचर पेंटिंग परंपरा की कई ऐसी मिसालें मिलती हैं जो अद्वितीय हैं और विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। फूल महल एक बड़ा हॉलनुमा कमरा है जिसका इस्तेमाल राजा निजी बैठक के रूप में करते थे। गुजरे जमाने में कहते हैं शायद यहां से एक फुलवारी नजर आती थी। इस महल में दीवार का इस्तेमाल एक विशाल कैनवस के रूप में करते हुए बूंदी रियासत की शानो शौकत के सजीव चित्र दिखलाए गए हैं। कहीं होली और तीज की छटा है तो कहीं सलामी परेड की झांकी। It's a wonderful complex of palaces and little hidden passages at different levels, of which the Chhatra Mahal is one of the most beautiful, with exquisite wall paintings, because the Bundi Maharaja was a great patron of the arts and a great patron of what came to be known as the Bundi school of painting, amongst the most famous of the Rajput paintings. छत्र महल का निर्माण महाराजा छत्रसाल ने करवाया। खुले दालान को खंभों से गलियारों में बांटा गया है। यहां राज परिवार के सदस्यों के निवास के लिए कमरे बनवाए गए हैं। यह महल हिंदू निर्माण शैली एवं वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। Having fought the locals for a while, and then some of the Rajput kingdoms, the Bundi rulers were part of the Mughal kingdom also. So the 18th, 19th century history is more away from the Bundi fort, but it is affecting the Bundi fort. It's affecting the people living in that fort. छत्रसाल के पुत्र राव राम सिंह ने छत्र महल की सजावट में खुले हाथ से खर्च किया और इसकी दीवारों को रंगीन तस्वीरों से सजाया। बूंदी के शासकों के राजसी जीवन, आमोद प्रमोद के दृश्य, देवी देवताओं के चित्रों के साथ यहां देखने को मिलते हैं। बूंदी के इस किले के बारे में लोगों का मानना है कि यह राजस्थान के ही नहीं, हिंदुस्तान के सुंदरतम दुर्गों में एक है। यही मानना था प्रसिद्ध अंग्रेजी लेखक रडियार्ड किपलिंग का, जिन्होंने लिखा है, इसे देखकर लगता है इसका निर्माण इंसानों ने नहीं फरिश्तों ने किया है। और कुछ ऐसी ही राय थी कर्नल टॉड की, जो 19वीं सदी में अंग्रेजों के पॉलिटिकल एजेंट थे राजपूताना में। ऊपर पहाड़ी पर बने छतर मंजिल से नीचे तलहटी की तरफ बहता यह किला ऐसा लगता है मानो कोई मनोरम झरना चल रहा हो। बूंदी के किले में देखे जा सकने वाले सबसे पुराने चित्र बादल महल में मिलते हैं। इस भवन का बाहरी रूप पश्चिमी प्रभाव दर्शाता है और इसकी छत की शक्ल भी किसी गोथिक गिरजाघर की याद दिलाती है। दीवारों पर बने चित्र राजस्थानी और मुगल कलम के सम्मिश्रण के साथ साथ दक्खनी प्रभाव भी झलकाते हैं। The time when a lot of these forts were being particularly beautified and enlarged and embellished would also have been the time when that ruler who was bringing in this enhanced income would have hardly spent any time in his own kingdom. We know Bundi rulers, we know Kota rulers, we know all of them who were loyal generals of the Mughals, who hardly ever got a chance to actually inhabit these very beautiful palaces that they were getting built for themselves. So that's one of the ironies.
बादल महल की चित्रकारी को देखते विद्वानों का मानना है कि बूंदी के जो शासक मुगलों के सिपह सालार थे, अपने साथ दखनी मुगल चित्रकारों को यहां लाए थे। इस महल की सभी दीवारें पेड़ पौधों, नायक नायिकाओं से भरी हुई हैं। इन कलाकृतियों की रचना करने वाले प्रतिभाशाली चित्रकारों का स्मरण हमें आज भी गर्व से भर देता है। Such noble structures, such grand style of living, such grandeur was possible 500 years ago. It brings a sense of humility. It also gives you a sense of pride, because all these things have been done by human beings. बूंदी का एक प्रमुख आकर्षण यहां की सुंदर छतरियां हैं। राजपूतों में शासकों के देहांत के बाद उनके स्मारक के रूप में छतरियां बनाने की परंपरा है। बूंदी की भव्य 84 छतरी इसलिए अनूठी है कि इसका निर्माण राव राजा अनिरुद्ध सिंह जी ने अपनी धाई मां के बेटे की याद में बनवाया। चार 8 16 की बजाय पूरे 84 कंबों पर खड़ी है छतरी, जहां कामसूत्र के 84 आसनों का प्रतीक बनकर रसिक सैलानियों का मन बहलाती है, वहां 84 योनियों की याद दिलाकर भोगवादों को मुक्ति प्रयासों के लिए प्रेरित भी करती है। बूंदी के शासकों और परिवार के दूसरे सदस्यों की छतरियां केसर बाग में बनी हैं। ये छतरियां संगमरमर से बनी हैं। ऐसा लगता है इन्हें मरने के बाद भी राजा के रहने लायक महल के रूप में ही बनाया गया था। कुछ छतरियां उन रानियों और राजकुमारियों की हैं जिन्हें उनकी प्रजा वत्सलता के लिए बूंदी के लोग आज भी बड़े स्नेह से याद करते हैं। सूरज से बातें करती है बूंदी की सूरज छतरी, स्थापत्य का रूप दिखाती 84 खंभों की छतरी, बूंदी की शोभा को द्विगुणित करती है मौड़ी छतरी, और छत्र महल को सदा निहारे पहाड़ों से स्याली छतरी, और तारागढ़ के मध्य विराजे राव देवा की छतरी, और बूंदी नगरी के पग पग में दिखती हैं सुंदर छतरी। चित्रशाला बूंदी के किले का मुख्य आकर्षण है। सामने की ओर फव्वारों से सजा एक छोटा उपवन है। तीनों ओर गलियारा है जिसका उपयोग पिक्चर गैलरी के रूप में किया गया है। इसी महल की दीवारों पर बने चित्रों ने बूंदी को विश्व भर में प्रसिद्ध बनाया है। दीवारों पर बनी तस्वीरों में राधा कृष्ण के प्रेम, रासलीला, नायक नायिका भेद और शाही आखेट का चित्रण किया गया है। चटक जो रंग है, चमकीले रंग है, उनका प्रयोग हुआ है। यहाँ की जो आकृतियां हैं वो आकृति किशनगढ़ और उदयपुर की चित्तौड़ की आकृति से भिन्न है कि यहाँ पर दौड़ते हिरण, दौड़ते शावक, दौड़ते शेर, शिकार करते राजा, कड़कती बिजली, ये जो प्रयोग हुआ, ये प्रयोग उस जमाने में एक आश्चर्यजनक था। इस कला दीर्घा में जिन नायक नायिकाओं की तस्वीरें बनी हैं, उनमें कुछ की पोशाक खालिस राजस्थानी और कुछ की मुगल दरबारी है।
रंगों का चुनाव और रेखाओं की सहज गति सुमधुर संगीत का सा मोहक प्रभाव पैदा करती है। कुल मिलाकर 18वीं और 19वीं सदी में बनाए गए यह चित्र अद्भुत उल्लास का वातावरण पैदा करते हैं। इस अनमोल खजाने की कीमत हम नहीं जानते। संरक्षण के अभाव में इनका अस्तित्व खतरे में है। The paintings over there from an art historical point of view are extremely important, and they are extremely early, and they also are very rare paintings because we know that there were people, great artists who were invited not just from the local region but from the Deccan. And so this idea of the confluence of different streams of art and artists from different parts of the subcontinent over there, producing things in the late 16th century, making some very valuable, very for those times path-breaking works. The idea of losing those is really heart-rending. It would be a very sad thing to see. देख रेख के अभाव में बूंदी के किले का एक बहुत बड़ा हिस्सा बदहाल है। आगुंतक निचले तल पर बने महलों और चित्रों का आनंद ले लौट जाते हैं। पहाड़ की चोटी पर बने भवन बेहद खस्ता हाल में हैं। ये दुर्ग एक विशेष महत्व का दुर्ग है। आज इसकी दुर्गति हो रही है। आज ये पूरे दुर्ग को समाज कंटकों ने जगह जगह धन के लालच में तोड़ दिया है, खंडर बना दिया है इसको। न व्यवस्था का ध्यान है, न जनता का ध्यान है। रख रखाव के अभाव में इन महलों की दीवारों पर बने चित्र लगभग नष्ट हो चुके हैं। चित्रों को तबाह करने में और किले को कुरूप बनाने में नासमझ लोगों की भूमिका शर्मनाक है। There is a tendency for all of us to turn to the government and say, you're not doing this and you're not doing that. But let me be frank, no government goes out and desecrates or defaces their monument. It's you and I as people and our children who are going out and defacing the monuments. We're clearly not inculcating enough respect of our heritage in our education system. यह एक ऐसी विरासत है जिस पर हिंदुस्तान को नहीं, पूरी दुनिया को नाज है। बूंदी का यह किला, जिसने जाने कितनी सदियों तक यहां रहने वालों की रक्षा की, आज खुद अपना बचाव कर सकने की हालत में नहीं। कब तक यह किला मोहताज रहेगा संरक्षण का?